हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स जो अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली है, आज उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले जितने भी उदाहरण हैं विविध, उनको आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। विविध उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और विविध प्रश्नावली भी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। कह रहे हैं एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? मात्रक सदिश निकालना। प्रश्न को ढंग से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। सो हमसे क्या बोला गया है? एक्स वाई जो तल है आपका, एक्स वाई तल है। सो देखो बच्चों, आपको पता ही होगा 3 तल होते हैं आपके। कितने तल होते हैं? 3 तल। एक तो, और तीनों तल आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ये हमारा एक्स तल होता है, ये मेरा वाई तल, और ये मेरा जेड तल। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में, ठीक है। एक्स की धनात्मक दिशा, एक्स की धनात्मक दिशा, धनात्मक दिशा में क्या इस तरफ से जाता है, और धनात्मक दिशा में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखो यहाँ से एक्स की धनात्मक दिशा में कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बना दिया चित्र हमने, ठीक है। सो हमसे बोल रहा है 30 डिग्री कोण बनाने वाले मात्रक सदिश लिखिए। उसका क्या निकालना है? मात्रक सदिश निकालना है। तो देखो बेटा, ये इस तरफ जा रहा है ना, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एक्स के लिए कंपोनेंट क्या होता है? एक्स के लिए कंपोनेंट क्या होता है? एक्स के लिए कंपोनेंट होता है कॉस थीटा। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। और वाई के लिए होता है साइन थीटा, ठीक है ना। तो थीटा कितना है? 30 है। सिंपल एक्सप्लेनेशन रख रहा हूँ मैं। और कॉस 30 का मान कितना? √3/2, ठीक है, ठीक है, √3/2। फिर वाई में क्या होगा? वाई के लिए क्या होता है? साइन थीटा। वाई के लिए होता है आपका साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 साइन थीटा, ठीक है। और एक्स जेड तल में जा रहा है, एक्स और जेड, सॉरी, एक्स और वाई तल में जा रहा है, तो जेड पे तो जा ही नहीं रहा है ना। तो इसलिए जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। चूंकि एक्स वाई तल में है, इसलिए z कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। इसका जो कारण होता है ना कि एक्स वाई तल में है, यानी कि ये जो ओ जेड होता है ना, ओ जेड यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। और z जो होता है cos 90 होता है, उसका मान 0 हो जाता है। तो डायरेक्ट सिंपल ही रखते हैं। अर्थात मात्रक सदिश निकालना है आपको। देखो, मात्रक सदिश निकालने के लिए पहले हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए ये कंपोनेंट हमें मिल चुके हैं। एक्स वाला कंपोनेंट क्या है? √3/2, √3/2 एक्स के लिए है, तो एक्स को सदिश का चिन्ह बताता है आई, ठीक है। प्लस वाई के लिए क्या है? 1/2 मिला है, 1/2 वाई के लिए जे कंपोनेंट होता है सदिश दिखाने के लिए। और जेड कंपोनेंट हमारे क्या है? 0 है, तो 0 क्या, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा मात्रक सदिश हमें मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। कह रहे बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात करने हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, हमसे क्या बोला गया बच्चों? 2 बिंदु हमारे पास। एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं x1, y1, z1, और दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं x2, y2, z2, ठीक है। ये 2 बिंदु है। कह रहे हैं इनको मिलाने वाले, अगर ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इनको मिलाने वाले, ठीक है। PQ इस तरफ जा रहा है, तो PQ आपका सदिश हो जाएगा, ठीक है ना। और ये चीज़ आपने पहले पढ़ी होगी। ये इनिशियल वेक्टर यहाँ O रखते हैं वेक्टर फॉर्म में, OP OQ हो जाएगा,
ठीक है ना। इसलिए जो आपका OP होगा बेटा, OP क्या हो जाएगा, XI प्लस Y1J प्लस Z1K, X1I प्लस Y1J प्लस Z1K। और OQ क्या हो जाएगा बच्चों, X2I Y2J Z2K। ठीक है, हमें क्या निकालना है, PQ। PQ सदिश क्या होगा, लास्ट में क्या है, Q है, OQ, पहले क्या है, P है, माइनस OP। इस सदिश में से इस सदिश को माइनस करना है तो X2 माइनस X1 आयोबनिस्ट, Y2 माइनस Y1 जियोबनिस्ट, Z2 माइनस Z1 कियोबनिस्ट। ठीक है, ये तो हमारा हमें सदिश मिल चुका है आराम से। ठीक है, अब हमें किसके क्या निकालना है, प्रश्नानुसार PQ के अदिश घटक। अदिश घटक ये होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, X2 माइनस के X1, Y2 माइनस के Y1 और Z2 माइनस के Z1। फिर हमें क्या निकालना है, परिमाण। परिमाण मतलब मॉडुलस, और अंडर रूट में इनका क्या हो जाता है, वर्ग लग जाता है। X2 माइनस X1 का वर्ग, Y2 माइनस Y1 का वर्ग, Z2 माइनस Z1 का वर्ग। आंसर। अगर आपने पूरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़ा है तो ये सब आप आराम से पहले ही जानते हैं ना। विविध का मतलब क्या होता है, सब कुछ पहले जो पढ़ रखा है उसका मिक्स, है ना। ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर में 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ढंग से पहले पढ़ो और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर चित्र बनाना है और फिर जो बोला है आपको वो निकालना है। सबसे पहले तो देखो बेटा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बोला है ना, उसके लिए हम चित्र बना लेते हैं पहले। आपको पता होगा बेटा, ये ईस्ट होता है मतलब पूरब। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है, उत्तर, है ना, नॉर्थ। इधर आपका क्या होता है, दक्षिण, साउथ। इधर आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक है, सबसे क्या बोला, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। पश्चिम दिशा ये है, ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं O बोलता हूँ। तो इधर से चलती है 4 किलोमीटर, मान लो ये 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, पश्चिम की ओर चल रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बेटा, 4 किलोमीटर है। उसके पश्चात वो 30 डिग्री पश्चिम दिशा में, ठीक है, 30 डिग्री एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। उसके पश्चात वह उत्तर से, ये उत्तर है, ठीक है, ये उत्तर है, उत्तर से 30 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में, ठीक है, 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, पश्चिम दिशा में देखो, पहले तो 30 डिग्री का कोण बनाओ। ये पहले लंब डाल दिया मैंने, ये, लेकिन लंब इसके साथ पहले 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए कितना चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 किलोमीटर चलती है पश्चिम की दिशा में, 3 किलोमीटर चलती है और फिर रुक जाती है। फिर यहाँ पर आके रुक जाती है। इस वाले पॉइंट का नाम मैंने B दे दिया, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने A दे दिया। ठीक है, और प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु, ये जो प्रस्थान जहाँ से चलना प्रारंभ किया था, प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्थापन हमें ज्ञात करना पड़ेगा। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन हमें ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या डाल देता हूँ, लंब डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है।
ठीक है। सो देखो बेटा, मैं इस दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने x बोलता हूँ। ठीक है, इसको मैंने x बोला, ए बी, इस वाले पॉइंट को मैंने c बोला। टोटल कितना है? 4 किलोमीटर है। अगर इसको तुम x मानोगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 4 - x, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। और मैं इस दूरी को क्या मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखो जो विस्थापन है, लड़की यहाँ से यहाँ आई, फिर इधर पहुंची, तो यहाँ से चली थी लड़की और यहाँ पे पहुंच गई, तो विस्थापन उसका ये हुआ OB। विस्थापन उसका क्या हुआ? विस्थापन उसका हुआ OB वेक्टर, है ना। और इसे हम मान लेते हैं ये क्या है, इसे मान लो, माना ये OB वेक्टर को तुम कुछ नाम दे दो, R दे दो। देखो ये जो दूरी है OB हमें जब निकालना है तो इधर इस तरफ जा रहा है, x कंपोनेंट तुम्हें निकालना पड़ेगा ना। इधर जा रहा है कितना? इस तरफ जा रहा है, इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ क्या होता है? नेगेटिव। तो OB वेक्टर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? xi, और ये y कंपोनेंट इधर क्या होता है? प्लस में होता है ना। तो ऊपर वाला y कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा, y पॉजिटिव में होता है तो yj, इतना ही है। ठीक है, तो ये x और ये y आपको निकालना पड़ेगा। अब आ जाओ त्रिभुज में, त्रिभुज ACB में, क्योंकि लंबवत है तो यहाँ 90 का कोण बनेगा। त्रिभुज ACB में अब आप ध्यान से देखना बेटा, अगर यहाँ 30 है तो इधर कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है। अगर यहाँ 30 है तो बेटा ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये दूरी तुम्हें पता है और ये दूरी तुम्हें निकालनी है। ठीक है, y कंपोनेंट, तो देखो क्या हो जाएगा? विस्थापन कोण के सामने वाला ये क्या है? लंब, और ये कर्ण है 90 के सामने वाला कर्ण। तो देखो चूंकि लंब बट्टा कर्ण y/3 क्या होता है? sin थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है? 60। ठीक है, तो sin y/3 sin 60 √3/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3√3/2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें x और y कंपोनेंट निकालना है, विस्थापन हमें निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्थापन। ठीक है, ये और फिर ये। अब देखो बेटा टेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। तुम्हें x चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी त्रिभुज में यहाँ तुम्हें x दिख रहा है, अब की बार ये निकालना है और ये हमें पता है। तो ये क्या है बेटा? आधार, और ये क्या है? कर्ण। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? cos थीटा। तो 4 - x अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण, यानी कि cos थीटा, थीटा पर बस 60 है, तो 4 - x अपॉन 3, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 माइनस के 2x, 3 × 3, माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। हमें विस्थापन निकालना था ना OB, तो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक, अगर इस तरह से देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ से इतना और फिर इतना, ये विस्थापन है टोटल, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का विस्थापन। तो वही तो है, x इधर x नेगेटिव डायरेक्शन में था और ये y पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऊपर पॉजिटिव होता है, तो ये चीज़ निकालना था। x और y निकल गया, अतः विस्थापन r माना था हमने, माइनस के xi था प्लस yj था, माइनस के 3√3, x का मान रख दिया बट्टे 2, y का मान है 5/2 j। आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी
नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे यदि ए बराबर मतलब ए वेक्टर जो है वो बी प्लस बी और सी वेक्टर का योगफल है तो क्या उसका परिमाण भी आपस में बराबर होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमेशा बराबर नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो इसी के बारे में आपकी राय क्या है वो बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो है अगर आपको मना करना है तो बाय एग्जाम्पल मना करो, है ना। और एक है पूरा थ्योरेटिकल जो वे होता है प्रमेय की तरह, उससे भी हम दिखा सकते हैं जो कि परफेक्ट होता है। हमें क्या दे रखा है, दिया है, हमें बोल रखा है कि जो ए वेक्टर है ना वो बी वेक्टर और सी वेक्टर का योगफल है। तो इसका परिमाण तो हमें चेक करना है, क्या जो इसका परिमाण है इनके परिमाण के योगफल के बराबर होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो सीधी सी बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब बोल रहे हैं कि हमेशा होगा तो वो बात गलत है, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं है, हमेशा नहीं होगा। ये अभी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा, ये इसका मेरा मेन मकसद है। देखो मान लेते हैं, तो वर्क करने पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रॉपर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है ना, इसका स्क्वायर है। तो ये चीज़ कैसे लिख सकते हैं हम, ये स्क्वायर का मतलब है 2 बार बी प्लस सी, वेक्टर वेक्टर लगाऊंगा ना तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, हर बार ऊपर तीर का निशान लगा है ना, ये अंडरस्टूड, ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई करना है बी इंटू बी, तो ये हो जाएगा मॉडुलस बी का स्क्वायर, फिर बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। सभी के हर बार वेक्टर लगाना है, ये बार बार लगाने से टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसका हो गया, अब सी का करेंगे तो सी डॉट बी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सी इंटू सी, ठीक है। ये चीज़ आप जानते हो, बी इंटू बी मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, तो चलो कोई बात नहीं है। बी डॉट सी डॉट बी बात एक ही होती है, तो ये हो जाएगा 2 है ना, ब्रैकेट के अंदर बी डॉट सी लिख दो, और ये चीज़ क्या है, ये है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इस चीज़ को मैं खोल के लिख सकता हूँ, आगे पहले आपने पढ़ा होगा ना, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट सी को, बी डॉट सी, ठीक है ना, अदिश गुणन नहीं है। तो ये चीज़ क्या होती है, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस बी मॉडुलस सी इंटू कॉस थीटा, है ना। इसके जगह पे ये सूत्र लग गया, इसके जगह पे, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कॉस थीटा क्या है ना, इस बी और सी के बीच के वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है। जहाँ ये जो कॉस थीटा है ना, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है। अब केस देखो, यदि पहला केस, यदि थीटा का मान मैं 0 लूँगा तो कॉस 0 का मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 2, इसका मान एक गुणा में रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर कैसे, b प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो वेक्टर a बराबर आ जाएगा वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ठीक है ना। स्टार्टिंग से अगर वर्गमूल ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अब अगर कॉस थीटा का मान 0 ना हो, केस 2 में देख लो बच्चों, अगर तुम थीटा का मान 0 ना लो, तुम इसे एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखा सकते थे। यदि थीटा का मान 0 नहीं है, ठीक है, तो कॉस थीटा का मान आपका 1 नहीं होगा, और 1 नहीं होगा तो ये चीज़ कभी होएगी ही नहीं, और उस केस में ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ कभी भी ठीक है ना, इसके बराबर नहीं होगी,
हम यही चीज़ तो लेके चले थे स्टार्टिंग में, तो कभी भी इसके बराबर नहीं होगी। इसको दूसरे वे में भी हम कर सकते थे, मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ कि हमारा क्या मतलब है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, कभी भी किसी चीज़ को मना करना होता तो उसे बाय एग्जाम्पल हम मना करते हैं, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। हमें बस किसी भी तरीके से एग्जाम्पल ले लेना और मना कर देना है। देखो मान लो अपने तरीके से कि बी वेक्टर को मान लो, पहले बी वेक्टर क्या है 2i + j है, और सी वेक्टर क्या है i + 2j + k है। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या बोला है कि ए वेक्टर इसके बराबर है, तो जोड़ो 2i और 1i 3i, ये हो गया 3j और ये सिर्फ k। ठीक है, अब एक ये तो a हो गया, इसलिए a वेक्टर निकालो, इसका परिमाण 3 का वर्ग और k का गुणांक है 1, तो ये हो जाएगा 9 9 18 और 1 19। ठीक है, अब तुम इधर इनका भी क्या निकालो, परिमाण निकालो b वेक्टर, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया √5। इसका भी परिमाण निकालो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग और फिर 1 का वर्ग, 4 5 6। आप खुद देखो ये वेक्टर ये चीज़ थी, है ना, पर जो a का परिमाण है वो बराबर नहीं है b परिमाण + c परिमाण के, है क्या? नहीं है। हो सकता है कभी कभी आ जाए, लेकिन हर बार आएगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा था। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बाय एग्जाम्पल देके मना करना है, इति सिद्धम। ठीक है, कभी कभी हो सकता है लेकिन हर बार नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह एक मात्रक सदिश है। ठीक है, यह एक क्या है, मात्रक सदिश है, ये बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां है। ठीक है, सो देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, मात्रक सदिश बोल रखा है, माना वेक्टर मान, नाम दे दो इसको, ए वेक्टर दे दिया इसका नाम। ये हमें दे रखा है x i + j + k, तो x से अंदर गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा xi xj xk। आपको x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, और ये बोला गया है कि एक मात्रक सदिश है। ठीक है, ये मात्रक सदिश है बोला है, चूंकि ये जो चीज़ इसको हमने ए बोला है मात्रक सदिश है, इसलिए इसके परिमाण का मान कितना होगा बेटा, 1 होगा। इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, इसका परिमाण निकालना है। परिमाण क्या होता है, x i का जो गुणा जो होता है उसका स्क्वायर करते हैं, x²। ठीक है, सब x है, इधर 1 है, अंदर आ गया √3x², 3 बार x² है, बाहर निकालोगे तो x √3 हो जाएगा, √3 उधर भाग में चला जाएगा, है ना, वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस में आएगा, तो x का मान आ जाएगा ±1/√3। आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया ये क्वेश्चन हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, कह रहे सदिश ये और ये के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। ठीक है, परिणामी का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, और उसके समांतर निकालना। तो पहले परिणामी निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, क्या दिया है, हमें दे रखा है बच्चों, ए वेक्टर हमें दे रखा है 2i + 3j - k। बी वेक्टर दे रखा है i - 2j + k। ठीक है, प्रश्नानुसार परिणामी। ठीक है, परिणामी हम मान लेते हैं कि वो क्या है, सी है, तो परिणामी क्या हो जाएगा, ए और बी को जोड़ दो,
ठीक है, अब जोड़ देते हैं ए आई और ये 2i, कितना हो जाएगा बेटा 3i माइनस 2j और ये प्लस का 3j, सिर्फ j आ जाएगा और प्लस का के माइनस का के फिर 0 के हो जाएगा। तो ये तो मेरा सी वेक्टर मिल गया मुझे परिणामी। इसका परिमाण निकाल लो। इसके समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 इकाई बोला है। ठीक है, तो इसका तो प्रश्नानुसार सी के अनुदिश, इस परिणामी के समांतर बोला है ना, तो सी के अनुदिश वह सदिश जिसका परिमाण 5 इकाई हो। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं। जिसका परिमाण होगा तो परिणाम लिख दिया मैंने ना, 5 है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा, उसका सूत्र क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 से गुणा करना है, सी के लिए बोला है ना, तो आपका सी वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस लग जाता है। ठीक है, तो सी वेक्टर का मॉडुलस आप निकाल लो, 3 स्क्वायर जे का गुणज 1 और के का गुणज 0, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि √10, तो आंसर आ जाएगा 5। सी का मान है 3i प्लस जे बट्टे में √10। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा √ का ऊपर नीचे नहीं छोड़ते, √10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो √10 सिर्फ 10 हो जाएगा, 10 से तो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा √10 i बट्टे 10, 5 √10 बट्टे 10, √10 गुणा √10 10 हो जाएगा, यहाँ से j, तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 3 √10 बट्टे 2 i और ये आ जाएगा √10 बट्टे 2 j। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सदिश इसके समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखो बच्चा, 7वां क्वेश्चन इजी है और इम्पॉर्टेंट है। क्या दिया है ये, ए वेक्टर हमें दे रखा है आई जे प्लस के, बी वेक्टर हमें दे रखा है बच्चों 2i प्लस जे प्लस 3k, और सी वेक्टर हमें दे रखा है i माइनस के 2j प्लस के। तो हमें बोला है कि 2a फिर माइनस के b फिर प्लस के 3c, तो 2 ये a है, i प्लस j प्लस के, फिर माइनस का b वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 3k, और फिर 3 से गुणा करना है c वेक्टर को। ठीक है, और फिर इसका मान पहले निकालते, 2i माइनस का 2i, तो सिर्फ बचेगा 3i। ठीक है, यहाँ से 2j और यहाँ से 1j कम हो गया। ठीक है, तो 2j में से 1j कम हो गया तो 1j बचा, और यहाँ से 3 दूनी 6 माइनस के j, तो ये माइनस की 5। देखो यहाँ से इसको हल करो ना, 2j में से 1j कम हो तो प्लस का j, और 3 दूनी 6। ठीक है ना, तो कितना बच रहा है j यहाँ पर, कैलकुलेशन ढंग से करते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस के 6j। ठीक है ना, यही है 6j, और यहाँ से माइनस का j,
तो कितना बच रहा है यहाँ से, देखो बेटा 2j में से 1j कम हो जाएगा, तो 1j बचा, ठीक है, प्लस का j, और यहाँ से 3 दूनी 6 माइनस के 6j, तो बचेगा सिर्फ माइनस के 5j। ठीक, फिर देखो यहाँ से प्लस का 2k और ये माइनस का 3k, तो माइनस का k बचा, और यहाँ से 3k प्लस के 3k, तो बचेगा प्लस के 2k। ठीक है, अब इसका क्या निकालना, इसका समांतर में मात्रक सदिश निकालना। इसका नाम कुछ दे दो, जैसे इसका नाम मैंने ए बोल दिया, माना ये ए वेक्टर है, तो सदिश निकालना है, मात्रक सदिश। ठीक है, क्या होगा, ए वेक्टर का मॉडुलस लग जाएगा उसके नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ से 3i माइनस के 5j प्लस के 2k, और इसका मॉडुलस ले लो, तो 3 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग 2 का वर्ग, ठीक है, 3 9 25 4, तो आंसर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 4 ऐसे 9 9 18, ठीक है, हासिल लगा 1 4, और देखो ये 5 और 4 9 9 और 9 18, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 38 आ जाएगा, अंडर 38, और ऊपर क्या है 3i माइनस के 5j प्लस 2k, सबके अलग अलग बट्टे पे ले लेना, यही आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, अगर थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बाकी कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो तो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कभी कभार अगर थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो ना, तो उस बात का आप इशू मत बनाया करो, ठीक है ना, क्योंकि जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हमसे अगर कोई मिस्टेक होती है तो हमारे बच्चे बता देते हैं। आपने भी देखा होगा, जब आप स्कूल में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, तो टीचर से गलती हो जाती है कैलकुलेशन, तो फिर बताओ सर आपने यहाँ गलती कर दी, तो वो सुधार देते हैं। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना। अगर कभी भी आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो खुद भी सही कर सकते हो, कॉन्सेप्ट हम कभी गलत नहीं बताते हैं। हो सकता है कभी प्लस का माइनस करके हो दे, 1 की जगह 2 हो जाए, 3 हो जाए गड़बड़ी से, तो वो नेचुरल चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना। कैलकुलेशन तो हो ही जाता है। 8वें प्रश्न पे आ जाइए। क्या दर्शाइए कि ये जो ABC बिंदु हैं वो संरेख हैं, और फिर बोल रहा है B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो बेटा, अनुपात भी हमें ज्ञात करना है और संरेख दिखाना है। संरेख में क्या होता है, 3 बिंदु है, तो संरेख का मतलब तो सारे बिंदु एक ही लाइन पर, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। और इसमें दिखाने का मेन ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि बड़ी वाली जो दूरी है वो छोटी वाली दूरी के योगफल के बराबर दिखा दो तो तुम्हारी बात बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है संरेख दिखाने का। हमें दे रखा है, दिया क्या है बेटा, ए दे रखा है हमें 1 माइनस के 2 माइनस के 8, बी हमें दे रखा है 5 0 माइनस के 2, और सी दे रखा है 11 3 7। बिंदु दे रखा है, हर बिंदु का इनिशियल पॉइंट लेके हम वेक्टर बनाते हैं। तो मेरा ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, i माइनस के 2j माइनस के 8k। ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 5i 0j माइनस के 2k। एंड ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, 11i प्लस के 3j प्लस के 7k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ए बी बी सी और फिर ए सी निकालना है। ए बी वेक्टर निकालो। ए बी का मतलब होता है ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है ना, पढ़ते हुए आ रहे, इस वेक्टर से इस वेक्टर को घटाना है। 5 में से 1 आई कम करेंगे, 4i। ठीक है, और 0 में से -2 कम करेंगे तो प्लस का 2j, और -2 में से -8 कम करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 8 में से 2 घट जाएगा, 6k आ जाएगा। घटाना तो आता ही होगा। ए बी वेक्टर निकाला, अब आपको निकालना है बी सी वेक्टर। बी सी हो जाएगा ओ सी माइनस की ओ बी।
इस वेक्टर से इस वेक्टर को घटाना है, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से 5 गया 6 आई, 3 में से 0 घट जाएगा तो 3j, और 7 में से 2 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 के। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है बेटा, ये चीज़ हो गई। अब आपको निकालना है AC, AB निकला, BC निकला, अब आपको AC निकालना है। AC क्या हो जाएगा बच्चों, OC माइनस के OA, इसमें से इसको घटाना है, 11 में से 1 घटाएंगे 10 आई, 3 में से 2 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 के, 5j, 7 में से 8 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 और 7 15। ठीक है, अब इन सब का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है, इसलिए AB का परिमाण निकालोगे, 4 का वर्ग, 2 का वर्ग, 6 का वर्ग, 16, 4, 36 और ये 20, कितना हो जाएगा 56। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 चौके 56 होता है, तो ये बाहर निकालोगे तो 2√14 आ जाएगा वर्गमूल से। समीकरण एक AB निकाला, BC का परिमाण निकालो, BC वेक्टर का, 6 का वर्ग, 3 का वर्ग, 9 का वर्ग, 36, 9, 81 और 9 90, और ये 36, 126 हो जाएगा। 126 का जब वर्गमूल निकालोगे तो ये आ जाएगा 14 नम्मा होता है ना, 14 नम्मा 9 का वर्गमूल 3 और ये √14। अब निकालेंगे हम AC, 10 का वर्ग, 5 का वर्ग, 15 का वर्ग, 100, 25, 225, 125 में 225 जोड़ दो तो ये कितना हो गया 350, और इसका वर्गमूल बाहर आएगा 5√14। तो आप खुद ही देखो, चूँकि ये बड़ा है 5√14, 3√14 और 2√14 के योगफल के बराबर। दो छोटे को जब हम जोड़ रहे हैं तो वो बड़े वाले के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, चूँकि AC का जो परिमाण है वो AB के परिमाण और BC के परिमाण के योगफल के बराबर है। ठीक है, दो छोटे परिमाण बड़े वाले परिमाण के बराबर आ रहे हैं। अतः ABC संरेख हैं। पहला पार्ट। ठीक है, फिर हमसे सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, संरेख तो दिखाना था वो हमने दिखा दिया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे ये बोला गया है कि B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। B द्वारा AC, तो देखो बेटा ABC, तो B द्वारा तो क्या हो जाएगा, एक तो AB होगा और दूसरा क्या होगा BC होगा। तो B द्वारा AB है और B काटने वाला हमें क्या निकालना, अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में B द्वारा या B सदिश द्वारा AC को विभाजित करने का अनुपात, वो क्या हो जाएगा, AB का परिमाण बट्टा BC का परिमाण। AB आपने कितना निकाला था, 2√14, और BC हमने कितना निकाला था, 3√14। 14 से 14 कटा, 2/3, बट्टे का मतलब अनुपात। सो आंसर आ जाएगा 2:3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना प्लीज़। ठीक है, नोट्स के लिए हमारा जो वेबसाइट है mathematicsanalysis.in पे आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा इसके अनुपात में बाएं विभाजित करती है। बाएं के लिए माइनस लगता है,
ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये मुझे रेशियो दे रखा है। बाह्य विभाजन बोल रखा आर का स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है, जो कि बहुत आसान है, पहले भी कर रखे। फिर हमें ये बोलना है, यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये भी हमें दर्शाना है। चलो सबसे पहला काम हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 9। ठीक है, तो हमें P दे रखा है, दिया है P का स्थिति सदिश दे रखा है हमें डायरेक्ट। ठीक है ना, P का स्थिति सदिश, तो इसे P वेक्टर बोल दो। स्थिति सदिश बोल रहा है तो ये 2a प्लस b है, और ये Q वेक्टर जो हमें दे रखा है a माइनस के 3b है। ठीक है, m अनुपात n हमें क्या दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, 1:2। चूंकि यह बाह्य विभाजन करता है। ठीक है, बाह्य विभाजन कर रहा है, इसलिए स्थिति सदिश आर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर इसको हम ए बोले, ए वेक्टर, ए तो लिखा हुआ है ना इसलिए ए नहीं बोल रहे। अगर ये बी वेक्टर होता है, ये मेरा एम होता है, ये मेरा एन होता है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है बाह्य के लिए, एम बी। ठीक है, हमारा क्या होता है बेटा, 1 दे रखा ना, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में रख दो वैल्यूज़ को, तो एम हमारे पास है 1, बी मेरे पास ये है, माइनस एन हमारे पास 2 है, और ए हमारे पास ये है 2a प्लस बी 1 माइनस 2। हल करेंगे, 1a 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से आंसर आ जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो माइनस के 3a, माइनस के 3 भी है यहाँ पर, और यहाँ से माइनस के 2 भी, तो ये आ जाएगा माइनस के 5 भी। नीचे से माइनस के 1, माइनस ओपन इसलिए लोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 3a प्लस के 5b। ठीक है, ये तो हमारा पहला आंसर आ गया। अब आपसे बोल रहा है कि इसका मध्य बिंदु भी निकालना है। ठीक है, ये जो हमारा आर का स्थिति सदिश, तो हमने इसमें स्मॉल आर बोला था ना, इसे कैपिटल आर बोलिए। फिर हमसे क्या बोल रहा है, ये जो आर क्यू का मध्य बिंदु, ये जो पी है ना, इसको हमें इस क्यू का और इस आर का, आर क्यू का मध्य बिंदु ये लाके हमें दिखाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। पुनः आर क्यू, ये आर है और ये क्यू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर क्यू का मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है ना, दो जो सदिश होते हैं उनको जोड़ो और उसका आधा कर दो। ठीक है, वेक्टर आर प्लस वेक्टर क्यू बट्टे में 2। आर क्या हमारे पास अभी आया था 3a प्लस 5b, और क्यू वेक्टर हमारे दिया रखा था a माइनस के 3b अपॉन में 2। 3a और 1a 4a, 5b में से 3b घटाएंगे 2b बट्टे में 2 बनिष्ठ है ऊपर से, तो ये क्या आ गया 2a प्लस b, और ये किसके बराबर है, p वेक्टर के बराबर है। किसके बराबर है, p वेक्टर के बराबर। यही तो हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया। यानी कि p वेक्टर आर क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु स्थिति सदिश है।
ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। तो ये विविध प्रश्नावली का हम पार्ट 1 रख रहे हैं, बाकी 9 नंबर तक हो गए। बाकी जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं ना, कुछ ही क्वेश्चन बच रहे हैं, वो पार्ट 2 में हम कर लेंगे। ठीक है।